आज के आपके करंट अफेयर्स 4 मई 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। सो बेसिकली ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है जो जनवरी 2018 में लॉन्च किया गया था। इस इनिशिएटिव के अंडर हमारी कोशिश है जो इंडिया के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो काफी ज्यादा पिछड़े हुए हैं, जो थोड़े से लेस डेवलप्ड हैं बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट से, उन डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर फोकस करके उन्हें भी बिल्कुल ट्रांसफॉर्म किया जाए और लेटेस्ट गवर्नेंस के मेथड्स और जो भी टेक्नोलॉजी वहां पे लगानी चाहिए वो वहां पे लगा सके। ठीक है, मतलब उन डिस्ट्रिक्ट्स को डेवलप कर सके। ठीक है, सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, रोड्स बनाने की जरूरत है, वो चीजें। देखो, इसके अंडर कोई अलग से फंडिंग नहीं है। ठीक है, कोई अलग से फंडिंग नहीं मिलती। इसके टोटल 115 डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किए गए हैं 28 स्टेट्स से, सारी स्टेट्स में से, यानी कि कम से कम एक एक डिस्ट्रिक्ट तो सिलेक्ट किया गया है और टोटल 115 डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किए गए। ये जो 115 डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे कोई भी अलग से फंडिंग नहीं सेंटर की सरकार दे रही। ये सिर्फ एक तरह से ऑफर कर रही है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन आपकी, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके काम कर सके एक फोकस्ड मैनर में इन कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, तो स्टार्टिंग में 115 भी सिलेक्ट किए गए हैं। जब ये 115 इंप्रूव हो जाएंगे तो अगलों पे मूव करेंगे। अब सेंटर स्टेट कैसे काम करेंगे कोलैबोरेशन से? देखो, गवर्नमेंट की अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, सेंटर की भी और स्टेट की भी। मिनिस्ट्रीज की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम्स भी हैं, स्कीम्स के अंदर ऑलरेडी फंडिंग भी अवेलेबल है। हमें क्या करना है, बस इन्हें टारगेट लगाना है कि इस डिस्ट्रिक्ट में इस चीज की कमी है, ये वाली स्कीम यहां पे लग सकती है। ठीक है, तो उस मिनिस्ट्री के साथ कोऑर्डिनेट किया जाए, सेंटर अगर उसमें कोई फंडिंग दे रही है, स्टेट में दे रही है, और उस चीज को पूरा इस तरीके से किया जाए। ठीक है, तो एक कोलैबोरेशन के थ्रू मिनिस्ट्रीज और ये सारी चीजों की हेल्प करते हुए ये सारी चीजें की। क्लियर है? तो इसी तरीके से यहाँ पे कोशिश है। तो यहाँ पे फिर होता क्या है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक प्रभारी ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है, जो बेसिकली आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी हो सकता है या अलग से कोई ऑफिसर। इस ऑफिसर का यही काम होगा स्पेसिफिकली देखना कि किस तरीके से सेंटर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट तीनों लेवल की गवर्नमेंट्स में कोलैबोरेशन करवाई जाए। डिस्ट्रिक्ट ने तो क्योंकि इंप्लीमेंट करना है ना, स्कीम स्टेट और सेंटर गवर्नमेंट की है, तो किस तरीके से तीनों गवर्नमेंट्स इंटरेक्ट करके उन डिस्ट्रिक्ट्स को डेवलप करवा सके, ताकि हमारे यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड्स भी हमारे सिटीजन्स का बेस्ट हो सके। ठीक है, इसमें से खासकर आपके 30 डिस्ट्रिक्ट जो है ना, जिन्हें नीति आयोग क्योंकि सारा हेड कर रहा है, 30 डिस्ट्रिक्ट ऐसे एरिया में पड़ते हैं जो आपके नीति आयोग चला रहा है, जिन्हें 50 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे पड़ते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स चला रही है। ठीक है, जिनके अंदर 35 ऐसे हैं जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के डिस्ट्रिक्ट्स भी है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का मतलब है नक्सलवादियों के जो इलाके हैं, वो जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं। देखो, नक्सलवाद एक्चुअली फैला ही उन एरियाज में ज्यादा है जहां पे ना डेवलपमेंट की कमी थी। अगर नक्सलवाद के कुछ तुम कॉमन फीचर देखोगे ना, जहां जहां नक्सलवाद फैला, नक्सलिज्म के कुछ कॉमन फीचर्स अगर मार्क करने शुरू करोगे, तो नक्सलिज्म वहां फैला जहां पे आपकी गरीबी बहुत थी। ठीक है, नक्सलिज्म वहां फैला जहां पे आपकी डेवलपमेंट नहीं थी, अंडर डेवलप्ड एरियाज हैं। नक्सलवाद वहां फैला जहां पे आपकी करप्शन बहुत ज्यादा थी। ठीक है, और फाइनली नक्सलवाद वहां फैला जहां पे डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा थी। ये 4 फैक्टर्स ने नक्सलिज्म का ग्रोथ करवाया, और इससे ही आपके अब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के एरियाज, इन्हीं एरियाज को कहते हैं। ठीक है, इन एरियाज को ही लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के एरियाज के तौर पे हम जानते हैं। क्लियर है? कोई भी डाउट? तो इस तरीके से यहाँ पे नक्सलवाद इस तरीके से फैला।
अब नेक्स्ट है आपका लोकपाल। अब लोकपाल क्या है और लोकपाल की पावर क्या है? देखो बेसिकली लोकपाल का बिल तो बहुत साल पहले, 10 साल पहले पास हो गया था, पर लोकपाल अभी तक एग्जिस्टेंस में नहीं आया था। अब जाके इंडिया का फर्स्ट लोकपाल कुछ टाइम पहले अपॉइंट किए गए हैं, पिनाकी चंद्र घोष। ये आपके सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। इन्हें इंडिया का सबसे पहला लोकपाल का चेयरमैन बनाया गया। ये इंडिया के सबसे पहले लोकपाल बने। अब ये लोकपाल है क्या, लोकपाल की पावर्स क्या है? देखो लोकपाल बनाया गया है एक तरह से एंटी करप्शन बॉडी के तौर पे, ठीक है। ये करप्शन रोकने के लिए है। कोई भी पब्लिक ऑफिस, देखो लोकपाल और एक और बॉडी होती है लोक आयुक्त। लोक आयुक्त और लोकपाल में क्या फर्क है? लोकपाल का काम करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, लोक आयुक्त हर स्टेट के अंदर बनाए गए हैं। लोक आयुक्त तो कई स्टेट्स के अंदर पहले बन गए थे, सेंटर के अंदर अभी तक लोकपाल नहीं था जो आपके सारे मिनिस्टर्स, उनके कंडक्ट, इन सारी चीजों के ऊपर चेक कर सके। देखो बात क्या आती है, ये पावर ऑलरेडी भी एग्जिस्ट करती है आपके विजिलेंस के पास, आपके सीबीआई के पास, पर उनके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसके ऊपर वो काम नहीं कर पाते। जैसे सीबीआई लगाओ, सीबीआई ऐसे सारी जांच कर सकती है, पर सीबीआई एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। जो सीबीआई थी वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी। एग्जीक्यूटिव बॉडी का क्या मतलब है कि वो प्रेसिडेंट की कमांड पे चलती है, ठीक है। प्रेसिडेंट के सिग्नेचर से एग्जिस्टेंस में आई है, तो प्रेसिडेंट का मतलब है वो मिनिस्टर्स की कमांड पे चलती है। अब जो बॉडी मिनिस्टर्स ही कंट्रोल कर रहे हैं, जिनकी सरकार सेंटर में है वही कंट्रोल कर रहे हैं, तो सीबीआई कभी भी उनके खिलाफ तो जा ही नहीं पाएगी, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारी रोक है। जैसे सीबीआई किसी भी, जैसे कल आपने आईएएस ऑफिसर बनना है, किसी भी जॉइंट सेक्रेटरी लेवल से ऊपर जो आईएएस या जितने भी आपके सिविल सर्वेंट्स हैं और भी पोस्ट में, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल से ऊपर जितने भी आपके सिविल सर्वेंट्स हैं, उनके खिलाफ डायरेक्टली जांच नहीं कर सकती सीबीआई, ठीक है। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, फिर जाके वो जांच शुरू कर सकते हैं, नहीं तो वो नहीं जांच शुरू कर सकते। इसी कारण उनके ऊपर जितनी रोक है, इंडिया के अंदर करप्शन इफेक्टिवली टैकल नहीं होती, खासकर जितने भी मंत्री हैं उनके खिलाफ नहीं होती। तो इसीलिए अन्ना हजारे का, अगर आपको प्रोटेस्ट याद हो सारा, वो इसीलिए हुआ था कि इंडिया के अंदर लोकपाल बनाया जाए, ठीक है, और इसीलिए लोकपाल बना। देखो दुनिया में लोकपाल जैसे इंस्टीट्यूट्स और भी कंट्रीज में एग्जिस्ट करते हैं, पर इसका दुनिया में ना बहुत ही मिक्स सा रिस्पॉन्स है। जहां से ये शुरू हुए हैं, ये आपके डेनमार्क, नॉर्वे, ये सारी कंट्रीज में, यहाँ पे ये बहुत ही इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, बहुत ही पावरफुल तरीके से करप्शन को दबाते हैं। पर अगर तुम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करोगे ना, पाकिस्तान में एक्चुअली ये पॉलिटिकल पर्पस के लिए ज्यादा रहेगी। ये एक तरीके से उनकी एक साइड पे, उनके वहां पे पावर स्ट्रगल ही चला रहता है। तो पहले पावर स्ट्रगल था आपकी गवर्नमेंट और आपकी आर्मी के बीच में, उसके बाद उन्होंने एंटी करप्शन बॉडी बनाई, और वो भी है पावर स्ट्रगल में। तो उन्हें भी जो पसंद नहीं आता उसे उठा के ले जाते हैं, ठीक है। तो कहते हैं उसे मिलिट्री कंट्रोल करती है, पर चलो एक तरीके से पावर में उनका भी हिस्सा बन गया, ठीक है। तो इंडिया के अंदर लोकपाल इफेक्टिवली काम करे, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो लोकपाल, जैसे मैंने आपको बताया, नेशनल लेवल लोकायुक्त जो बनाए गए हैं, वो आपके स्टेट लेवल पे सेम काम करेंगे करप्शन के मैटर्स को डील करने के लिए, ठीक है। क्लियर है? अब एक लोकपाल को जब अपॉइंट किया जाएगा, उसकी मिनिमम एज 45 रखी गई है, उसे कम से कम 45 ईयर्स का होना ही चाहिए, ठीक है। पूरे लोकपाल के अंदर एक चेयरपर्सन होगा और 8 मेंबर्स होंगे। इन 8 में से आधे मेंबर जुडिशियल मेंबर्स होंगे, और बाकी के, मतलब जुडिशियल मेंबर का मतलब है या तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रहे हों या वो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट तक रहे हों, ठीक है, इस लेवल के लोग हों, ठीक है। और जो बाकी नॉन जुडिशियल मेंबर हैं वो ऐसे लोग होने चाहिए जिन्हें नॉलेज और एक्सपर्टीज भी हो, उसके अलावा उनकी इंटेग्रिटी, उनकी अपनी खुद की इमेज के ऊपर कोई सवाल ना हो कि ये बंदा तो खुद ही करप्ट है, ये सब कुछ, ठीक है। बहुत ही क्लीन, वेल परफॉर्मिंग लोग,
ठीक है, और उन्हें कम से कम 25 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एंटी करप्शन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या विजिलेंस या फाइनेंशियल, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ये सब टोटल करके 25 साल का एक्सपीरियंस तो होना चाहिए। ठीक है, तो 25 साल का एक्सपीरियंस हो इनमें से किसी भी चीज में, या मिक्स एक्सपीरियंस हो, या आप जुडिशियल मेंबर हो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के या तो तुम जज रहे हो या हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस रहे हो। चीफ जस्टिस, जज, हर हाई कोर्ट में भी चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट होता है ना। ठीक है, और सेंटर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। हर कोर्ट को कोई ना कोई हेड चाहिए, उस हेड को चीफ जस्टिस कहते होते हैं, उस जो भी लोकेशन है इसकी। ठीक है, इंडिया के अंदर हाईएस्ट कोर्ट आपका सुप्रीम कोर्ट है, इस कारण वहां के चीफ जस्टिस को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह देते हैं, क्योंकि पूरे इंडिया में एक ही सुप्रीम कोर्ट है, इसलिए इस तरीके से। अगला जो आपका करंट अफेयर है वो है ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर। देखो, हाइड्रोजन आपकी अलग अलग तरीके से बनाई जा सकती है। ठीक है, एक और मैं आपको बताता हूं। हाँ, जैसे आपकी हाइड्रोजन ना अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, फ्रेश शीट के ऊपर बनाता हूं, ग्रीन हाइड्रोजन क्या है उसी से मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आपकी ब्राउन हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन वो होती है जो बनती है आपकी कोल या लिग्नाइट से। कोल या लिग्नाइट को प्रोसेस करके हाइड्रोजन बना सकते हो, उसे पर हम कहेंगे वो ब्राउन हाइड्रोजन है। ठीक है, जो आपकी हाइड्रोजन, मेरे पास चलो ग्रे कलर नहीं है, जो ग्रे हाइड्रोजन होगी, ठीक है, वो बनती है आपकी नेचुरल गैस को प्रोसेस करके। क्लियर है? फिर अगली चीज आ जाती है आपकी ब्लू हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन बेसिकली बनती है किसी भी एनी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से। जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है उससे जो बनी वो ब्लू हुई। ठीक है, उसके बाद आपकी टर्कोइस हाइड्रोजन, टर्कोइस हाइड्रोजन बनती है मिथेन से। ठीक है, स्पेसिफिकली नेचुरल गैस है वहां पे बाकी भी आते हैं, प्रोपेन, वो सब कुछ मिक्स होता है। मेन चीज वहां पे भी मिथेन है, पर यहाँ पे प्योरली मिथेन आ गई। ठीक है, और फाइनली है आपकी ग्रीन। ग्रीन बनती है आपकी एनी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से। ठीक है, कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हो गया, विंड हो गया, आपका सनलाइट होगी, कुछ भी होगी, उस सारी चीज को आपके बोला जाता है कि एक ग्रीन हाइड्रोजन है। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से आपकी ये सारी की सारी चीजें बनाई गई। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर एक मिनट, इसी स्क्रीन के टॉप पे एक मिनट हाइड्रोजन लिखोगे प्लीज? अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना है? हाँ जी। ठीक है, एक मिनट। थैंक यू। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसके हम ब्रैकेट में लिख देता हूं, ये लो, सोर्सेस। ठीक है, तो ब्राउन हाइड्रोजन कोल लिग्नाइट, ग्रे हाइड्रोजन नेचुरल गैस, ब्लू आपकी एनी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, टर्कोइस मिथेन, ग्रीन एनी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। ठीक है, इस तरीके से ये सारी की सारी चीजें आपकी हाइड्रोजन इस तरीके से बनाई जाती है। अब देखो आपकी हाइड्रोजन फ्यूल क्यों, हाइड्रोजन क्या रोल प्ले कर सकती है।
देखो हम इस टाइम चाहते हैं कोई एक क्लीन एनर्जी का सोर्स मिले जिससे हम अपनी सारी चीजें पावर कर सके, ठीक है। अब इसके चलते हुए बात क्या है कि क्लीन एनर्जी सोर्स तो हम सोच रहे हैं, पर क्लीन एनर्जी सोर्स का एक तो ऑल्टरनेटिव है कि हम शिफ्ट हो जाएं बैटरीज पे, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक कार्स जो हैं, इलेक्ट्रिक सारी चीजें हम इलेक्ट्रिक चलाने लग जाएं धीरे धीरे, आपकी वो भी क्लीन सोर्स है। पर प्रॉब्लम क्या है, एक तो बैटरीज की जो माइनिंग है, माइनिंग कार्बन न्यूट्रल नहीं है, वहां पे बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो ये बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन कॉजिंग होती है। जब इसकी माइनिंग, आपकी लिथियम निकाला जाता है ना, लिथियम आयन बैटरीज बनती हैं, लिथियम आपके पॉजिटिव नहीं है माइनिंग के लिए। दूसरी साइड पे बैटरीज अगर तुम लगा भी लो, देखो अल्टीमेटली वही प्रॉब्लम का आती है चार्जिंग की। चार्जिंग के दो इश्यूज हैं हमेशा। क्या दो इश्यूज हैं? एक तो हमें चार्जिंग के लिए कोई ना कोई स्पेस बनाना चाहिए। जैसे अभी देखो तुम कार या कोई भी जो तुम्हारे व्हीकल है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, ठीक है, तुम किसी भी पेट्रोल पंप कहीं किसी भी जगह जाओगे, तुम 5 मिनट के अंदर अंदर टैंकी फिल करवा के वहां से निकल जाओगे। पर जो चार्ज करवाने जाएगा अपनी कार को, कहीं पे भी चार्ज करवाना है, 5 मिनट में तो चार्ज होने से रही, कम से कम 20-25 मिनट तो खड़ना पड़ेगा। 20-25 मिनट के अंदर जितनी गाड़ियां आ जाएंगी, जगह भी तो उतनी बड़ी बनानी पड़ेगी। एक तो स्पेस ज्यादा चाहिए, दूसरा आपके इसी चीज जो मैंने इस साथ में पॉइंट किया, टाइम, टाइम की वेस्टेज बहुत है। तो इस कारण कहीं ना कहीं शायद लोग बैटरीज ऑपरेटेड कार, क्योंकि जिन्हें खासकर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है, वो कभी ऐसे तो अडेप्ट ही नहीं करेंगे इन चीजों को। तो इसी चीज को चेंज करने के लिए आपके जो सिस्टम सोचा जा रहा है, वो ये सोचा जा रहा है कि हम हाइड्रोजन फ्यूल कार्स बनाएं। हाइड्रोजन, जैसे अभी आपका तेल फिल होता है, जैसे पेट्रोल फिल होता है, वैसे ही कार्स के अंदर हाइड्रोजन फिल हो जाए करेगी, ठीक है। और हाइड्रोजन हाईली रिएक्टिव है, तो ये इग्निशन आराम से कर सकती है। बल्कि हाइड्रोजन का जो एक्चुअली सबसे बड़ा खतरा होता है ना, हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जो एक्चुअली ब्लास्ट भी हो सकती है। अभी सबसे बड़ा जो चैलेंज है कि हाइड्रोजन की कार्स क्यों नहीं आती, हाइड्रोजन के व्हीकल क्यों नहीं आते, वो यही इश्यू है। हाइड्रोजन इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि अगर तुम एक हाइड्रोजन भरे हुए बलून के अंदर तुमने हाइड्रोजन भरी है, उसके पास बस लाइटर ले जाओगे ना, धमाका होगा, सिर्फ जलेगा नहीं, ब्लास्ट होगा। तो ये जो कंट्रोल करने की अभी टेक्नोलॉजी है ना, अभी उसके ऊपर काम किया जा रहा है। अगर हम हाइड्रोजन की इस रिएक्शन को कंट्रोल कर पाए गाड़ियों के अंदर, हर चीज के ऊपर, तो ये बेस्ट ऑल्टरनेटिव साबित होगा। क्योंकि ये पेट्रोल, जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं, वहां पे अभी पेट्रोल की जगह हाइड्रोजन फिलिंग वाले स्टेशन लग जाएंगे और हाइड्रोजन फिल हो सकती है। तो आसानी से आने वाली कार्स हाइड्रोजन पे चलने लग जाएगी, जो इजी भी होंगी फिल करनी और ज्यादा रिलायबल भी रहेगी, ठीक है। तो ये बैटरी नहीं बार बार बदलनी पड़ेगी, चार्जिंग नहीं, ये सारी चीजें फिर करनी नहीं पड़ेगी, फिर हाइड्रोजन प्रॉपरली आपकी इसी चीज के ऊपर काम करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में आया हुआ है, ठीक है। ये रिन्यूएबल एनर्जी से बनता है, तो लो कार्बन पावर, ऑब्वियसली कार्बन कम प्रोड्यूस होती है क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी से बन रहा है, इस कारण इसे अच्छा सोर्स माना जा रहा है। इंडिया और डेनमार्क ने बेसिकली अभी एग्रीमेंट साइन किया है, ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन की है कि हम एक साथ मिलके ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के ऊपर काम करें। क्लियर है? वेस्ट वाटर मैनेजमेंट की मैं बात करूं, देखो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के अंदर ना एक कभी भी आपको चीज आ सकती है, वो बतानी आपको जरूरी है, ग्रे वाटर मैनेजमेंट। ग्रे वाटर क्या होता है? पानी बचाने के लिए और रिसाइकल करने के लिए ना, ये मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, जिसे कहते हैं ग्रे वाटर मैनेजमेंट। ग्रे वाटर मैनेजमेंट क्या होती है? ग्रे वाटर मैनेजमेंट होती है ऐसा पानी जो एक्चुअली गंदा अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ है,
और उसे तुम किसी ना किसी और चीज में, लेस यूजेबल पर चीज में यूज कर सकते हो, शायद थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट के साथ या एज इट इज। जैसे कि लेट्स सपोज आप जब सिंक के अंदर हाथ धो रहे हो, वो जब पानी ड्रेन के अंदर गया है उसके अंदर है क्या, पानी है और सिर्फ सोप है और तो कुछ नहीं है ना। तो उस पानी को अगर मैं टॉयलेट के फ्लश के तौर पे यूज कर लूं, है तो वो गंदा पानी, ऑब्वियसली मैं उस पानी को दोबारा से नहीं यूज कर सकता, पर जो फ्लश वाटर, अगर मैं फ्रेश वाटर फ्लश में फेंक रहा हूं, वो तो एक साफ पानी चला गया ना सिंगल यूज में। अगर ये ऑलरेडी यूज किया हुआ पानी ही आगे उसमें यूज हो जाए, ये जो थोड़ा सा गंदा पानी होता है ना, इसे ग्रे वाटर कहते हैं, मतलब जो हाईली डर्टी नहीं होगा, बस थोड़ा बहुत उसका यूज हो चुका है, जैसे कि हाथ धोने। ठीक है, यही पानी को ट्रीट करके आप सोप अलग कर सकते हो, प्लांट्स को दे दो इस पानी को। तो मेरा जो फ्रेश वाटर है वो ऐसी सारी सोर्सेस से बच जाएगा। ठीक है, जहां पे मैंने लेट्स वो शायद प्लांट्स को अलग से देना था या फ्लश में जो पानी वेस्ट हो गया, ये सब कुछ होना बंद हो जाएगा। इसी कारण कई जापानीज और इन जगहों पे देखोगे, जापानीज ने क्या किया, टॉयलेट सीट के ऊपर ही सिंक इंस्टॉल कर दिया, हाथ धोया नीचे टैंकी फिल होगी, तो फ्लश होगा वो पानी फिर वॉश आउट हो जाएगा। तो इसीलिए ये सारी चीजें सोची जा रही है, क्योंकि हमें पानी बचाना जरूरी है। तो ऐसे वेस्ट वाटर मैनेजमेंट इसी तरीके से होगी। ठीक है, या तो हम अगर पूरा गंदा हुआ पानी भी, आजकल ये भी टेक्नोलॉजीज हैं, लेट्स सपोज पूरा जो सीवेज का पानी है जिसमें सब कुछ गंद मिला हुआ है, आजकल हम ये भी कर सकते हैं कि उस पानी को ट्रीट करके इतना साफ बना दें कि उसे पिया तक जा सकता है, पोर्टेबल वाटर बन सकता है। ये भी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया जा रहा है। तो होता क्या है, जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारा वेस्ट खा जाते हैं और वो सारा पानी साफ कर देते हैं। तो आपके बड़ी बड़ी कंपनीज अभी इसके ऊपर भी रिसर्च करने लगी हैं, बहुत सारे एनजीओज और वो सब कुछ, जैसे बिल एंड मिलिंडा गेट्स, जो बिल गेट्स की फाउंडेशन है, वो भी सेम इस चीज के ऊपर रिसर्च करने लगे हैं कि कैसे हम गंदे पानी को साफ बना के रीयूज कर सकते हैं, कि सेम पानी दोबारा यूज हो सकता है फिर। तो एक घर ने, लेट्स सपोज अगर ये टेक्नोलॉजी बनी तो एक घर है वो सेम पानी बार बार भी यूज कर सकता है। बस प्रॉब्लम ये आती है ह्यूमन साइकोलॉजी, हमें जब लगता है एक बार ये गंदा हो चुका है, लेट्स सपोज तुम्हें बोला जाए कि ये पानी जो फ्लश में जा चुका है उसी को साफ करके तुम दोबारा पी रहे हो, तो गंदा तो लगता ही है। तो अगर गवर्नमेंट से ये करने भी लगी तो उन्होंने यही करना है कि सीवेज क्लीन करके घरों में दोबारा पानी भेज दिया करना है, बस लोगों को नहीं बताना कि हम एक्चुअली ये कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो लोग बोलेंगे कैसा पानी पिला रहे। पर चलो ये ना भी करो, पर वो पानी अगर क्लीन करके, जैसे गाड़ी धोने के लिए, लॉन्स को पानी देने के लिए, ऐसे कामों में भी मैं यूज करना शुरू कर दूं, हम जितने गार्डन बना रहे हैं, पार्क्स बना रहे हैं, वो सारी जगहें तो अच्छी हो जाएंगी। लेक्स के अंदर जो पानी है, ठीक है, अगर वो सेमी यूज हो या उसे एक बार प्रोसेस करके क्लीन करके भरा गया है, तो अपने वो ग्राउंड वाटर पे रिचार्ज करते रहेंगे और आपके सोर्स के तौर पे पड़े। तो इस तरीके से ये सारी चीजें, तो याद रखना किन दो कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, ये सारी चीजें क्लियर है। कोई भी डाउट?